टू फेज मेथड की मदद से मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो हमने फेज 1 कंप्लीट कर लिया था और हमारे पास फेज 1 में जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो 0 आया था, जिससे हमने ये डिटरमिन कर लिया था कि इस सोल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम फेज 2 की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम फेज 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फेज 2। इसमें हमने क्या करना है, फेज 2 में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और उसके हिसाब से हमने सॉल्व करना है। सॉरी, पीछे मैं चेंज करना भूल गई थी। जब जब आपने पिविट कॉलम सेलेक्ट करना है और पिविट एलिमेंट को 1 बनाना है, तो वो जिस कॉलम में फॉल करता है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि इस केस में सबसे पहले हमारा x को हमने पिविट कॉलम बनाया था तो ये 1 आया था और उस केस में हमारा A2 निकल गया था। तो हम क्या कहेंगे कि अब हमारा A2 निकल गया है और इसकी जगह पे x हमारा बेसिक वेरिएबल बन गया है। उसके बाद मज़ीद हमने सॉल्व किया था तो हमारा y बेसिक वेरिएबल बन गया था और A1 भी निकल गया था और बाकी S1 एज इज अपनी जगह पे है। तो अब हमने क्या करना है, फेज़ 2 को मैं हेडिंग ऊपर लिख लेती हूँ। फेज़ 2 जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमने किस तरह से करना है, बाकी सब कुछ इसी टेबल से ही स्टार्ट करेंगे सिवाय इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब हमने अपना ओरिजिनल वाला यूज़ करना है जिसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है c और यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखते हैं 3, -15, -4 और बाकी सारे हैं 0। यहाँ पे एक और काम भी करना है। अब जब हम यहाँ पे फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि बेसिक वेरिएबल्स में से आर्टिफिशियल वेरिएबल ख़त्म हो गए हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमने 0 कर दिया है, तो कॉलम में से भी हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉलम निकाल देंगे। इसको स्क्रॉल करते हैं और मॉडिफाइड टेबल दोबारा लिख लेते हैं। अब ये हमारा नया टेबल है, सिंप्लेक्स टेबलो। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक वेरिएबल x और y हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए -15 और 3 को 0 बनाना पड़ेगा। तो -15 को 0 बनाने के लिए हम करेंगे R4 माइनस रो 4 में हम प्लस करेंगे किसको, 15 टाइम्स R2 को और चेंज आएगा रो 4 में। इसी तरह से 3 को 0 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा रो 4 माइनस 3 टाइम्स रो 3 और चेंज आएगा रो 4 में। सबसे पहले हम -15 को 0 बनाते हैं। इसके लिए रो 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस करना है। 3 - 3 0 आ जाएगा, -15 एज इट इज़ आ जाएगा। सॉरी, मैंने पहले कहा था कि -15 को पहले करेंगे, तो इसके लिए हमें रो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 15 - 15 0 आ जाएगा, 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। और जब -1/5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 0 - 3 इज़ -3 और इसी तरह से लास्ट में आ जाएगा 12। अब हम 3 को पहले 0 बनाएंगे, तो इसके लिए रो 3 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। यह आ जाएगा 0 0 और इसी तरह से 4 - 3 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 - 0 0 ही आ जाएगा और ये आ जाएगा -6/5 और इसी तरह से लास्ट आएगा 66/5। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, यानी इसके ऊपर हम सिंप्लेक्स ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए मोस्ट नेगेटिव नंबर को पहले एलिमिनेट करना। ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, एक ही नेगेटिव नंबर है, तो ये हमारा पिविट कॉलम होगा। तो अगर हम अपने पिविट कॉलम में देखें तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब रेशो नेगेटिव आएगा। तो सिर्फ ये पॉजिटिव है दोनों, तो ये रेशो पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव रेशो को हमने नहीं लेना, तो इसका मतलब ये हमारा पिविट एलिमेंट होगा।
अब हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा 5/7 R1। रो 1 को 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज आएगा रो 1 में। तो बाकी सब सेम रहेगा। रो 1 हमारा बन जाएगा 0 0, ये आ जाएगा 5/7 क्योंकि हम 5/7 से मल्टीप्लाई करें। ये भी आ जाएगा 5/7, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 72/7। अब हमने इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा R2 प्लस 1/5 R1, तो चेंज आएगा R2 में। इसी तरह इसको 0 बनाने के लिए R3 प्लस 3/5 R1 और चेंज आएगा R3 में। और ये 0 करने के लिए R4 प्लस 6/5 R1 और चेंज आएगा R4 में। तो नेक्स्ट कॉलम में इन चेंजेस के साथ लिखते हैं। सबसे पहले रो 2 लिखेंगे, तो रो 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 1/7। इसी तरह से ये भी बन जाएगा 1/7, ये 0 ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 20/7। इसी तरह से रो 3 को करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 0 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/7, यहाँ आ जाएगा 3/7, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 202/35। रो 4 बन जाएगा 0, 0, 13/7, 6/7, 0 और ये आ जाएगा 894/35। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये ऑप्टिमल हो गया है क्योंकि इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे जब हम पिवट कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा पिवट कॉलम हो गया और इसको जब हम 1 बनाते हैं तो वो हमारा फिर बेसिक वेरिएबल बन जाता है। जैसे इस केस में S2 है तो S2 बेसिक वेरिएबल बन गया था और क्योंकि S1 जो है अब 1 नहीं रहा इसलिए S1 यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आ जाएगा S2। तो यहाँ नीचे भी लिख लेते हैं बेसिक वेरिएबल की जगह S2। अब हम यहाँ पे अपने एंड पे जो बेसिक वेरिएबल्स रह गए हैं इनके वैल्यूज लिखेंगे। पहला बेसिक वेरिएबल है x और x हमारे पास इक्वल है 202/35 के। इसी तरह y हमारे पास इक्वल है 20/7। z इज इक्वल टू, z हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल बन गया इसलिए 0 आएगी इसकी वैल्यू। इसी तरह से S1 भी 0 होगा क्योंकि ये नॉन बेसिक वेरिएबल है। नॉन बेसिक वेरिएबल सारे 0 के इक्वल होते हैं। S2 इक्वल आ जाएगा 72/7 के। इसी तरह जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था, मैक्स सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 894/35। इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो ये बन जाएगा 25.54। ये हमारा आंसर है। हम अपने आंसर को हमेशा क्रॉस चेक करते हैं किस तरह से, x और y की वैल्यू जो हमारा c फंक्शन है इसमें पुट करके। तो हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है मैक्सिमाइज c इज इक्वल टू -3x प्लस 15y माइनस 4z। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके चेक कर लेते हैं। 3 इंटू x की वैल्यू है 202/35 प्लस 15 इंटू y की वैल्यू है 20/7 प्लस -4 और z की वैल्यू है 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर आएगा 25.54 जो कि एग्जैक्टली इसके इक्वल है जो हमारे पास यहाँ पे टेबल में आया था। अगर दोनों आंसर्स इक्वल हैं इसका मतलब ये है कि आपकी वर्किंग ठीक है और आपका सोल्यूशन करेक्ट है। अगर आंसर में डिफरेंस आता है तो इस वर्किंग के दौरान आपने कोई मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा है, तो फिर आप इसको क्रॉस चेक
कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टू फेस मेथड के ज़रिए से मिक्स कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने टू फेस मेथड के बारे में पढ़ा।